दिल्ली, सेक्टर 47, इंदिरा रोड, अग्निहोत्री होटल। एक हॉल में बैठे कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे। हर जगह खुसुर-फुसुर चल रही थी कि ना जाने वो कब आएंगी। फ्रंट लाइन में मीडिया वाले अपनी पूरी तैयारी के लिए साथ खड़े थे। उनके पीछे आम नागरिक, साथ ही कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल की तरफ से आए हुए थे, कुर्सी पर बैठे थे। स्टेज पर भी कुछ अतिथि विराजमान थे। संध्या स्टेज से नीचे खड़ी इवेंट मैनेजर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, यार ये मैम अब तक आई क्यों नहीं? नीलेश, साथ में काम करने वाला लड़का, पता नहीं, अभी फ़ोन किया था तो कहा कि रास्ते में है। संध्या, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं यार, बस मैम जल्दी आ जाए। तभी उन्हें दरवाजे से वर्दी में एक लड़की आती दिखाई दी। लंबी कद-काठी, सांवला रंग, बालों का जूड़ा बनाया हुआ और चेहरे पर गंभीरता के साथ एक हल्की मुस्कुराहट जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उसे वर्दी में देखने वाला यही कहेगा कि वो वर्दी के लिए ही बनी है। उसके साथ एक महिला और एक आदमी आ रहे थे। वो उस लड़की के माँ बाप थे। संध्या लड़की की तरफ इशारा कर, आ गई मैम। संध्या और उनके साथ काम करने वाले सब लोग उस तरफ भागे। संध्या, हेलो मैम, लड़की ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। उसके बाद संध्या उस लड़की को स्टेज पर ले गई। स्टेज पर पहुँच कर वो लड़की वहाँ बैठे गेस्ट के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हॉल में बैठे हर एक शख्स की नज़रें स्टेज का रुख कर चुकी थी। कविता, होस्ट जो अब तक अपनी जगह संभाल चुकी थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने की एक नहीं बल्कि दो खास वजह है। पहली वजह है ज्योति फाउंडेशन। ज्योति फाउंडेशन जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और भ्रूण हत्या के लिए काम करेगा। ज्योति फाउंडेशन का सपना देखने और उन्हें साकार करने वाली शख्सियत आज हमारे साथ इसी मंच पर मौजूद है। वहीं दूसरी वजह तुम मुझ में जिंदा हो, पुस्तक का विमोचन जिसका बीते 1 साल से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ज्योति फाउंडेशन की संस्थापक और तुम मुझ में जिंदा हो की लेखिका दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान है जो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज कई लड़कियां इनकी तरह ही बनना चाहती हैं। मैं उस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूँगी और उनसे विनती करती हूँ कि यहाँ आकर वो उस पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताएं। तो तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी की IPS दिव्या मैडम का। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तभी स्टेज पर बैठी दिव्या लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हुई और स्टैंड के पास आ गई। कविता, उसे बोलने की विनती कर हाथ से माइक स्टैंड की तरफ इशारा कर, प्लीज़ मैम। दिव्या माइक के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सामने देखा जहां लगभग 500 से ज़्यादा लोग टकटकी लगाए उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। दिव्या, नमस्कार सभी को, और साथ ही आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगी इतना इंतज़ार करवाने के लिए। तुम मुझ में जिंदा हो पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि किसी की पूरी ज़िंदगी की दास्तां है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो दुनिया के, समाज के और अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारे समाज की इस कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा के खिलाफ खड़ी हुई। और कहते कहते दिव्या किन्हीं ख्यालों में खो गई। सन 1992 शाम का वक्त था। हरियाणा के गांव में एक कच्चे से घर के आंगन में खाट पर बैठी औरत चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुला रही थी। औरत, ए ज्योति, कितरेगी से, पर सामने से कोई जवाब ना आया। औरत और तेजी से चिल्लाकर, ए ज्योति, मर गई के, अड़े आ। तभी घर के अंदर से एक लड़की भागती हुई आई। उम्र लगभग 25-26 साल की होगी। बिखरे बाल, साड़ी पहने दौड़ती हुई उस औरत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में आटा लगा हुआ था। औरत उस पर चिल्लाते हुए, कब से गला फाड़ रही हूँ, कान में रुई ठूस के बैठी से। ज्योति सर झुकाए, वो खाना बना रही थी अम्मा जी, इसलिए देर हो गई, कहिए। औरत खाट पर पैर पसारते हुए, मारे गोडे और तलवे बड़े दुख रहे से, जरा दबा रहे। ज्योति डरते हुए, पर अम्मा जी चूल्हे पर सब्जी रखी है, उसे उतार दूं फिर आपके पैर दबा दूंगी।
औरत गुस्से में, इतनी हिम्मत थारी कि मन ने जवाब देरी से। ज्योति, नहीं अम्मा जी, वो। औरत उसकी बात बीच में काट कर उसे घूरते हुए, दबा रही कि नहीं? ज्योति सहम कर, दबाती हूँ। और नीचे बैठकर उसके पैर दबाने लगी। ज्योति के पति संतोष के आने का वक्त हो गया था। उसे डर था कि अगर उसके आने तक खाना ना बना तो आज फिर उसे उसके गुस्से के साथ उसकी मार का सामना भी करना पड़ेगा। और आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। तय समय पर उसका पति घर लौट आया और खाना तैयार ना देख उस पर चिल्लाने लगा। ये लगभग उसके साथ रोज का था। जैसे ही वो खाना बनाने जाती, उसकी सास उसे किसी न किसी काम से बुला लिया करती और तब तक नहीं जाने देती जब तक संतोष ना आ जाए। और फिर खाना ना बनने पर उसे संतोष के प्रकोप से गुजरना पड़ता, कभी लातों से, घूसों से और कई बार तो डंडे और बेल्ट से उसके जिस्म पर तब तक प्रहार करता जब तक उसका मन ना भर जाए और सास मज़े से उसे मार खाते देखती रहती। कई बार उसने संतोष को समझाने की कोशिश की पर उसने कभी नहीं सुनी। हर रोज़ शाम को वो पी कर लौटता और खाना ना मिलने पर उसे मारता पीटता। आज भी जब वो ज्योति को मारते मारते थक गया तो अपने कमरे में चला गया और उसे 15 मिनट में खाना लाने को कह गया। ज्योति के गालों पर थप्पड़ों के निशान बन गए थे। बाजुओं पर उसके मजबूत हाथों की पकड़ साफ दिखाई पड़ रही थी। बालों से पकड़कर झकझोरने के कारण बाल भी चोटी से बाहर निकल आए थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो जमीन से उठी, अपनी साड़ी को संभाला और दोबारा खाना बनाने लगी। सबको खाना खिलाकर वो जब खाना खाने बैठी तो उसके गले से एक निवाला भी अंदर ना गया। यहाँ उससे उसके दर्द पूछने वाला कोई भी नहीं था। घर में सदस्यों के नाम पर ज्योति, उसकी सास, संतोष, उसका पति, ससुर जो पैरालाइज्ड थे, दिन भर बस एक कमरे में खाट पर ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अपनी माँ के आंचल को याद कर ज्योति को रोना आने लगा और वो फक कर रो पड़ी और बहुत देर तक रोती रही। किसी को उसके रोने या हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका रोना संतोष की आवाज़ से एकदम से बंद पड़ गया, जो उसे चिल्लाकर कमरे में आने को कह रहा था। उससे खाना न खाया गया। वो वैसे ही थाली खिसका कर रसोई में रखी अलमारी के नीचे रखकर रसोई से बाहर चली गई। ये रसोई ही उसके लिए इस घर में उसकी अपनी जगह थी, जहाँ वो जब चाहे मन भर कर रो लेती थी। चूल्हा, अलमारी, बर्तन जैसे उसके दुख के साथी बन गए थे। उसकी शादी के बाद शायद ही सास ने कभी रसोई में कदम रखा हो, इसलिए जब भी उसे खाने की इच्छा ना हो या खाना आधा छूटा हो तो वो ऐसे ही थाली को अलमारी के नीचे रख कर चली जाती। अगर उसकी सास को इस बारे में पता चले तो वो उसके खानदान तक के नाम उसे गिनवा देती थी, खाने की बर्बादी के चलते। बाहर से किचन के दरवाजे की कुंडी लगाकर कमरे की तरफ चली गई। देरी से आने के कारण पहले तो संतोष ने उसे थप्पड़ मारे और फिर अपनी शारीरिक भूख मिटाकर करवट लेकर सो गया और ज्योति वैसे ही मुर्दों की तरह पड़े पड़े छत निहारती रही। भरोसा और प्यार ही पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन की नींव होती है, पर इन दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं था। न संतोष उस पर भरोसा करता था और न प्यार। वो तो बस बिस्तर की सिलवटों तक ही सीमित था। सुबह सुबह उठकर ज्योति गांव में लगे सरकारी नल पर पानी भरने चली गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो उसे लंबी लाइन में लगना पड़ता था और उस वजह से घर पहुंचने और खाना बनने में देर हो जाती थी और फिर दिन भर उसके तानों के साथ गुजरते। इसलिए वह सुबह अपने पति के उठने के पहले ही पानी लेने आ गई। उसने घूंघट लिया हुआ था। घूंघट इस तरह का था जिससे कि उसका पूरा चेहरा ना दिखे और वो काम भी कर सके। घूंघट लेने की उसकी 2 वजह थी। पहली तो गांव में रीत थी घूंघट लेने की और दूसरी कल संतोष के दिए जख्म छिपाने की कोशिश। कल के मारे गए थप्पड़ों की वजह से उसका पूरा मुंह सूज गया था। जब वो नल के पास पहुंची तो वहां पहले से 2 औरतें खड़ी थी। शायद वो भी अपनी सास या पति के डर से आ गई थी। वह उनके पीछे खड़ी हो गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ज्योति ने पलट कर देखा तो पीछे एक उसी की हम उम्र की औरत खड़ी हुई थी। ज्योति खुश होकर, अरे कमल, कमल तू इतनी जल्दी आ गई आज तो। ज्योति, मैं हर रोज़ ही तो जल्दी आती हूँ, तू ही लेट आती है। कमल,
हाँ हाँ ठीक है, और बता कि चल क्या रहे से। ज्योति हारे हुए स्वर से, वही सब जो शुरू से चलता आ रहा है, और क्या चलेगा। जैसे ही ज्योति का नंबर आया और वो अपना बर्तन रखने के लिए नीचे झुकी तो उसका घूंघट हल्का सा पीछे खिसक गया, जिसे उसने फुर्ती के साथ वापस अपने सर पर रख लिया। पर उससे पहले कमल की नज़र उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। कमल आगे बढ़ते हुए हैरानी से, ज्योति ये थारे चेहरे पे के होया। ज्योति घूंघट ठीक कर, कुछ भी तो नहीं। कमल झूठ ना बोल, मने साफ दिख रहा से कि थारा चेहरा सूजा सा। बता के होया, कल थारे आदमी ने फिर से थारे ऊपर हाथ उठाया के। ज्योति नम आंखों से, कौन सी नई बात है कमल, रोज का है ये तो। खैर तू बता तेरा क्या चल रहा है। कमल के चलेगा, बस घर की देख रेख, आदमी की सेवा और बच्चों का पालन पोषण। ज्योति तेरा अच्छा है कमल, जो तेरी सास नहीं है। कमल दांत पीसते हुए, याद ना दिला, उसकी तो एक नंबर की कमीड़ी थी वो औरत। जब तक जी मारे को चैन से कोड़ी जीने दिया, रोज का कलेश मचाती थी। एक दिन भी एक रोटी सुकून की ना खाने दी उसने। उसके रहते बस लात घुसे ही मिले से मारे को, पर इब थोड़ा सुकून से, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ। मार तो इब भी कदे कदे मिल जावे से, पर वो रोज रोज का टंटा ना से भी। ज्योति उसे गौर से देखते हुए, ऐसा क्यों कह रहे कमल, हर दुख तकलीफ हम औरतों की ही झोली में क्यों दिए भगवान ने। कमल हमारी जात ही ऐसी होवे से ज्योति, चेड़ सुकूड़ औरत की किस्मत में कोड़ी होवे। बचपन में 6-7 साल में बापू ने घर में बैठा दिया, ये कह के कि बड़ी होगी से। हमेशा अम्मा बापू एक ही बात बोलते थे, तू पराया धड़ से। फिर 16 साल में उस पराए घर न भेजू दिया ये गांव में। जिब से लेकर इब तक सांस के ताड़े, पति की मार, मायके की इज्जत, समाज का डर का बोझ लिए जीरे से। यही हमारे समाज ने हर औरत की किस्मत में लिखा से। इसके लिए भगवान को के दोष देना। ज्योति सही कह रही है तू, लोगों की सोच ही ऐसी है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। पर फिर भी कमल तुझे कम से कम दुख से तो निजात मिल गया। कमल कौन सा। ज्योति तेरा बेटा है ना, कम से कम उस बोझ से तो मुक्त है। कमल कैसी मुक्ति ज्योति, छोरी होती तो कम से कम दुख ही बांट लेती मारा, पर यो छोरा तो पूरा अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा रे। ऐसे भाषा बोले से कि पूछना, पूरा बिगड़ गया से। ज्योति सुधर जाएगा, बस प्यार से संभाल ले। कमल मुंह बनाते हुए, प्यार की भाषा उसके बाप की तरह उसके भी समझ से बाहर से। कमल ने जैसे मुंह बनाया, उसे देख ज्योति को हंसी आ गई। कमल उसे हंसता देख हैरानी से, इब के होया तने। ज्योति तू बहुत अच्छी है कमल, तुझसे बात करके ना मन खुश हो जाता है। कमल हंसते हुए, बाबली से तू, और दोनों खिलखिलाकर हंसती। ज्योति चल अब मैं चलती हूँ, अम्मा जी गुस्सा करेंगी वरना। कमल यो तेरा समझ ना आता मने, वो थारे पे जुल्म करती जावे और तू उसने अम्मा जी बोलते बोलते ना थके। कोई अम्मा जी वम्मा जी ना से, वो चुड़ैल से चुड़ैल, वो भी बरगद के पेड़ वाली, जो एक बार जिसड़े लग जावे तो उसका परलोक तक साथ ना छोड़े। ज्योति उसके मुंह पे उंगली रखकर धीरे से, पागल हो गई है क्या, अगर किसी ने सुन लिया और अम्मा जी को बता दिया तो मेरी सामत आ जाएगी। कमल उसका हाथ हटा, ठीक से मारी माँ, आप चले। ज्योति मुस्कुराकर हाँ। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जाने लगी। कमल ज्योति के घर की सामने वाली लाइन के 3 नंबर के घर में रहती थी। कहने को तो उसकी पड़ोसी थी, पर साथ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। बाकी औरतों के साथ ज्योति ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि वो लोग उसकी हर बात उसकी सास को बता देती थी। पर कमल ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने हमेशा ही उसे समझा और उसका दर्द बांटा है। पूरे दिन की थकान में बस सुबह के ये कुछ पल थे जिनमें ज्योति मुस्कुराती थी कमल की बातों पर, वरना तो सारा दिन बस आंसू बहाते हुए निकलता था। कमल बहुत हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की थी। दुख उसकी ज़िंदगी में भी कम नहीं थे, पर ज्योति की ज़िंदगी के मुकाबले वो फिर भी ठीक थी। दोनों बातें करते हुए ज्योति के घर के सामने पहुंच गए। ज्योति डरते हुए, अब तू जा कमल,
वरना अम्मा जी ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो बवाल मचा देंगी। कमल, हाँ जा रीसू। कमल थोड़ा आगे बढ़ गई और ज्योति फड़की खोल अपने घर में अंदर आने लगी। तभी उसकी सास अंदर से आंगन में आकर खड़ी हो गई। सास, कड़े थी अब तक? ज्योति आंगन में गगरी रखते हुए, अम्मा जी पानी लेने गई थी। सास, इतना टेम लागे से पानी लाने में? ज्योति सर झुकाकर, वो लाइन लंबी थी थोड़ी इसलिए। सास, कितनी बेर कही थारे से कि जल्दी जाया कर, पर नहीं, महारानी तो आराम से पैर पसार के सोती रही उसे। ज्योति, माफ़ कर दो अम्मा जी, कल से जल्दी चली जाऊंगी। सास, कल से जे थारे को देर हुई तो थारी टांगे तोड़ दूंगी। ज्योति ने सर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। कमल फड़की के बाहर से, क्यों झूठ बोल रही सी ज्योति? सास से, ये काकी मारे साथ थी थारू बहू, मने रोका से इसे काम था। सास, क्यों रे ज्योति? थारे से कितनी बार बोला से कि कमल से दूर रहे, पर थारे समझ ना आवे। अंदर चल, बताती थारे को आज। कमल, क्यों गला फाड़ रही से? काकी, ज्योति की गलती ना से, मारी से, उसड़े ना बोल। तभी संतोष भी बाहर आ गया। संतोष ज्योति से, तू अड़े से और मैं तने अंदर ढूंढ रहा से, जा हमारे लिए चाय लेके आ। ज्योति, जी। और वो जल्दी से भागकर अंदर चली गई और कमल उसके घर। सास भी गुस्से से ज्योति के पीछे चली गई। संतोष के जाने के बाद सारा काम खत्म करके ज्योति कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई, पर जैसे ही वो पलंग पर लेटी कि तभी उसकी सास ने उसे बुला लिया। ज्योति बाहर आकर, अम्मा जी आपने बुलाया? सास, हाँ, जे गाय और भैंस ने देख के आ भूसा डालने का बखत हो गया से। ज्योति थकी हुई आवाज़ में, अम्मा जी 1 घंटे पहले ही तो डाला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा। सास गुस्से में, थारे से कहा ना कि देख के आ। ज्योति, ठीक है। ज्योति जानती थी कि उसकी सास से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। उसकी सास कभी उसे एक पल का भी आराम नहीं करने देती थी। अगर ज्योति सारा काम जल्दी कर भी ले तो भी वो कहीं ना कहीं से काम निकाल ही लेती थी। गाय को चारा देकर जब ज्योति वापस आई तो उसकी सास ने उसके सामने एक बोरी गेहूं की रख दी। ज्योति बोरी देखकर, अम्मा जी ये अभी कुछ दिन पहले ही तो साफ करके पीसा था आटा। सास, बेरा से मने, पर पहले से रख लेवेंगे साफ करके तो आगे परेशानी ना जावेगी। और अगले माह से बरसात भी आने वाली सी, पानी लग सब खराब हो जावेंगे। ज्योति, जी। अरे वो बिना कोई आगे सवाल किए गेहूँ साफ करने बैठ गई। साफ करने के बाद उन्हें हाथ से चक्की में पीसने लगी। खाना ठीक से नहीं खाने की वजह से उसे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी और यही वजह थी कि उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी, पर अपनी सास से उलझने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी कि अगर उसने एक शब्द भी उससे कहा तो वो उसे बढ़ा चढ़ाकर संतोष को बताएगी और फिर उसे उसकी मार का सामना करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोलकर चक्की चला रही थी और सास वहीं खाट पर बैठकर उसकी निगरानी कर रही थी। शाम को काम करते वक्त गलती से ज्योति के हाथ से सब्जी का बर्तन गिर गया और उसमें रखी सारी सब्जी रसोई में फैल गई। ये देख एक पल को ज्योति की धड़कनें बढ़ गई। डर उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसे अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है और ठीक उसकी उम्मीद के मुताबिक सास बर्तन की आवाज़ सुन रसोई में आ गई और गिरी हुई सब्जी को देख ज्योति पर गालियों की बौछार होने लगी। सास गुस्से में, ध्यान कितने सारा, सारी सब्जी गिरा दी से। ज्योति डरते हुए, अम्मा जी गलती से गिर गई, वो पैर फिसल गया था। सास, तो तू ना फिसल गई? ब्याह में थारे बापू ने एक फूटी कौड़ी ना दी और अड़े उसड़ी छोरी मारे कासना बर्तन फोड़ ले तेतुली से। ज्योति रोते, माफ़ कर दो अम्मा जी, गलती से हो गया। सास, थारे को तो अब मैं बताऊंगी गलती की होती से। और फिर उसकी सास ने उसके बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। ज्योति रोती रही और उसे छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, पर उसकी सास को उस पर रहम नहीं आया। सास, उसे जी भर कर मारने के बाद आज रात थारे को खाना नहीं मिलेगा, तब थारे को अकल आवेगी। देर शाम संतोष के आते ही सास ने उसके भी कान भरने शुरू कर दिए और परिणाम वही हुआ जो हर रोज रात को होता था। पहले जी भर के पिटाई और फिर
अगले दिन सुबह जब ज्योति पानी लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसे चक्कर आ गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। लड़खड़ाने की वजह से उसके सर पर रखी गगरी गिरती इससे पहले कि कमल ने आकर गगरी को पकड़कर नीचे रख दिया और ज्योति को संभालने लगी। कमल, क्या होया ज्योति, थारी तबीयत तो ठीक से? ज्योति, हाँ मैं ठीक हूँ। कमल, झूठ ना बोल ज्योति, थारा चेहरा देख कैसा पीला पड़ गया से। बता मने का होया और जे थारे हाथ पे निशान? ज्योति ने कमल के कहने पर अपने दाहिने हाथ की बाँह को देखा जिस पर लाल निशान पड़ चुके थे। कमल ने उसे वहीं पड़े एक पुराने पेड़ के तने पर बैठाया। ज्योति, कुछ नहीं। कमल गुस्से से, जे दोनों माँ बेटे जल्लाद से की जुबान से बात करना कोड़ी आवे, कितनी बुरी तरह से मारा से। ज्योति, छोड़ ना कमल, और तू ना बात मत कर मुझसे। अगर अम्मा जी ने देख लिया तो फालतू तुझ पर भी गुस्सा करेंगी। कमल, पहले ये बता कि तबीयत ठीक से कहना, चक्कर आ रहे से थारे को? ज्योति ने उसे कल से लेकर अब तक की सारी बात बताई। ज्योति रुआसी आवाज़ में, अब तो सहन नहीं होता रे कमल। 4 साल हो गए इस घर में आए हुए, पर अब तक ये घर और इसके लोग मुझे अपना ही नहीं पाए। रोज़ रोज़ मार खाकर अब मैं भी थक गई हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। घर भी नहीं जा सकती। कोशिश की थी एक बार, पर घर वालों ने वापस समझा बुझाकर भेज दिया। कमल ने उसके पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रख लिया। ज्योति, बताना कमल, क्या करूँ? अब तक ये लोग मेरी 2 बच्चियों को मार चुके हैं। अब तो माँ बनने से भी डर लगता है। अगर छोरी हुई तो ये फिर उसको मार देंगे। कभी कोई दवाई खिलाते हैं तो कभी कोई। तू बताना कमल, क्या करूँ मैं? नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता। और रोते हुए उसके कंधे पर सर रख लिया। क्या छोरी होना इतना बड़ा गुनाह होता है क्या? कमल, हाँ, अगर सच में गुनाह होता है तो ऊपर वाले ने हमें बनाया क्यों? बचपन से लेकर ब्याह होने तक अम्मा बापू को अपनी सारी दुनिया माना, पर ब्याह होने के बाद तो उस दुनिया ने भी हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया। कहते हैं जैसे भी हो अपने सासरे में रहे, यहाँ आना तो हंसी खुशी आ, पर घर छोड़कर आने का सोचना भी मत। तू बता, जब खुश ही नहीं तो खुशी से जाऊँ कैसे? जिस घर में जन्म लिया उसने हमें कभी अपना माना ही नहीं था, और जिस घर में ब्याह के आए वो अपना होकर भी अपना नहीं हो सका। बता ना कमल, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? कमल बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी बात सुनती रही, क्योंकि ये बात वो भी जानती थी कि वो लोग सिर्फ सोच ही सकते थे इस गांव से जाने के बारे में, पर जा नहीं पाएंगे कभी, और अगर कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जो भी था, अब यही उनकी किस्मत थी। इस बात से ज्योति भी अनजान नहीं थी, पर आज उसके दर्द की इम्तिहान हो गई और वो बिखर गई। कैदी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो जुर्म करके सज़ा के तौर पर कुछ साल के लिए कैद होते हैं, और दूसरे वो जो बिना जुर्म किए हुए उम्र भर के लिए कैद हो जाते हैं। यहाँ औरतों की भी वही स्थिति थी। बिना जुर्म के भी उन्हें सज़ा ही तो दी जा रही थी, वो सज़ा जो उनकी मौत के साथ ही ख़त्म होनी थी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि वो सज़ा देने वाले भी उसके अपने ही थे, वो अपने जिनके लिए वो अपनी सारी दुनिया छोड़कर आई थी। कुछ देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर अपने आप को संभाल कर उठकर खड़ी हो गई। ज्योति, चल अब मैं चलती हूँ, देर हुई तो फिर सुनने को मिलेगा। कमल, ठीक से रुक, मैं भी थारे साथ चल रही हूँ, जे बर्तन मैं उठा लेती हूँ। ज्योति, नहीं कमल, तू रहने दे, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना कर, मैं ले जाऊँगी इसे लेकर। और वो गगरी लेकर अपने घर की तरफ चली गई। 4 महीने बाद ज्योति घबराई सी अपने कमरे में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। पिछले 15 दिन से उसको लगातार चक्कर आ रहे थे और जी भी मिचला रहा था। उसे डर था कि कहीं जो वो सोच रही है वो सच ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर उसे उन सब से गुजरना पड़ेगा जिससे वो पिछली 2 बार से गुजर चुकी है और उसकी बच्चियों को खो चुकी है। उसने देखा उसकी सास आज खेतों की तरफ गई थी और संतोष भी खेत में ही था। ज्योति ने आहिस्ता से दरवाजे लगाए और आंगन में आकर चारों तरफ देखा। दोपहर का समय था और मई का महीना। तेज धूप और गर्मी की वजह से सब अपने अपने घर में थे और गांव के सारे मर्द खेतों में।
ज्योति फड़की खोल बिना रुके एक घर के सामने आ गई और तेजी से उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। सामने दामन ओढ़नी हरियाणा की पारंपरिक पोशाक पहने ज्योति घबराई सी खड़ी थी। कमल, की होया ज्योति, तू अडे के कर रही से? ज्योति जल्दी से कमल के घर के अंदर आ गई और दरवाज़ा लगा लिया। कमल, के होया, ये बोलेगी भी? ज्योति, कमल सब परेशान थे। के? ज्योति, कमल, मेरा महीना ना आ रहा। कमल हैरानी से, के बोल रही से? का दिन तय? ज्योति डरते हुए, 15 दिन हो गए कमल, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कमल, अपने माथे पर हाथ रख। इब के करेगी ज्योति? ज्योति परेशान सी कमल को देखने लगी और कमल उसे। कमल और ज्योति दोनों परेशान खड़े थे। कमल, इब के करेगी ज्योति? ज्योति घबराते हुए, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमल, क्या करूं मैं? कमल, देख ज्योति, घर पे तो जे बताड़ा पड़ेगा तने, जे बात को हम ज़्यादा दिन छुपा कोड़ी सके। ज्योति आंखों में आंसू लिए बेबसी से, अगर ये भी लड़की हुई तो वो फिर इसे भी मार देंगे, मेरी बाकी 2 बच्चियों की तरह, और मैं पहले की ही तरह इस बार भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कमल, कुछ नहीं कर पाऊंगी। कमल, पहले शांत हो जा तू और अड़े बैठ। कमल ने उसे चारपाई पर बैठाया और तुरंत रसोई से पानी लेकर उसे गिलास दिया। कमल, ले पानी पी ले। ज्योति ने सिसकते हुए गिलास अपने हाथ में लिया और पानी पीने लगी। कमल उसके पानी पीने के बाद, देख ज्योति, थारा डर मैं अच्छे से समझ रही सू, पै कुछ भी हमारे साथ हाथ ना से, जे गांव जे घर और अड़े के लोग से हम चाह के भी भाग ना सके। यही हमारी किस्मत से और यही हमारी ज़िंदगी, और इन्हीं के साथ हमें जीना से। कुछ पल रुक और इवे जे बस हमारा सोचड़ा से कि तू पेट से थे केबरा ऐसा होई ना। ज्योति रोते हुए, और अगर मैं सच में पेट से हुई तो? कमल, ता फिर जे बच्चे नी किस्मत, जा वो आपड़ी किस्मत में ज़िंदगी लेकर आया से ता जिएगा और जा नहीं। तू तो और मैं चाह कर भी कुछ ना कर सके। इब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में से, बस दुआ कर उनसे कि थारी कोख में पल रही जे जान छोड़ा ही हो, एक वही से जो हमारी सुन सकता से और हमारी मदद कर सके से। बाकी इस दुनिया में थारे को और मारे को सुनने या समझने वाला कोई ना से, समझी? बस भरोसा रख ऊपर वाले पे। इस नन्ही सी जान के लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा उसने। इब रोना बंद कर। ज्योति ने सर को हाँ में हिलाया और अपने आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ लिए। ज्योति, चलती हूँ, अम्मा जी आ गई तो फिर गुस्सा करेगी। कमल, हाँ, अपना ख्याल रखना। ज्योति ने हल्के से सर हिलाया और अपने घर चली गई। 1 घंटे बाद उसकी सास वापस आ गई। इस बीच ज्योति ने अपने आप को मजबूत कर लिया था। अब जो होगा देखा जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर सास के लौट आने तक के बाद उन्हें ये खबर दे दी, ज्योति गर्भवती है। ये सुनकर उसकी सास खुशी से फूली नहीं समाई। शाम को संतोष के आते ही उन्होंने ये खबर उसे भी सुनाई तो वो भी खुश हो गया। अगले दिन उसकी सास ने गांव की दाई को बुलवाया और उसे ज्योति को दिखाया। ज्योति गर्भवती है, इस बात पर दाई ने भी अपनी मोहर लगा दी। अब तो उसकी सास की जैसे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। घर में सब खुश थे सिवाय ज्योति के। उसके मन में अब एक डर ने जगह ले ली थी कि अगर उसके पेट में पल रही जान लड़की हुई तो। पर इस डर का उसके पास इंतज़ार करने के अलावा दूसरा और कोई इलाज नहीं था। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि संतोष की बीबी माँ बनने वाली है। जब कमल के कानों तक ये बात पहुंची तो उसे ज्योति के लिए बहुत दुख हुआ। कहने को ये खबर एक औरत की ज़िंदगी में अलग एहसास भर देती है। ये जानकर कि उसकी कोख में एक और ज़िंदगी पल रही है, वो अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लगती है। पर यहाँ ज्योति और कमल दोनों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। दोनों के ही मन में एक डर ने घर कर लिया था। ज्योति की तरह ही कमल भी बच्ची खोने के दर्द से गुजर चुकी थी। वो जानती थी अगर इस बार ज्योति ने फिर से अपनी बच्ची को जन्म दिया तो क्या होगा। वो उसकी हालात पिछली 2 बार देख चुकी थी। जैसे तैसे तब ज्योति ने अपने आप को संभाल लिया, पर अगर इस बार फिर वही हुआ तो शायद वो पूरी तरह से टूट जाएगी। कमल अपनी दोस्त को लेकर बेहद परेशान थी। देखते देखते 1 महीना निकल गया। सास खुश थी कि ज्योति उसके घर को उसका वारिस देने वाली है, पर इसके बावजूद उसके अत्याचार कम नहीं हुए थे।
अब भी वो उससे उतना ही काम करवाती थी, ये कहकर कि इस अवस्था में काम करते रहना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ज्योति भी सब समझती थी, वो पिछली 2 बार भी यही सब देख चुकी थी, इसलिए उसकी सास जो भी कहती ज्योति बिना कोई शिकायत किए करने लगती। एक दिन दोपहर का वक्त, मौसम हल्का ठंडा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश का महीना आ चुका था और ज्योति सामने आंगन में एक बड़े से तने से कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां फाड़ रही थी। ठंडी हवा चलने के बाद भी वो पूरी पसीने से नहाई हुई थी। उसकी सास खेत गई थी और उसे लकड़ी फाड़ने को काम दे गई थी। घर पर सिर्फ उसके ससुर थे जो अपने कमरे में थे। कमल जब उसके घर के सामने से गुजरी तो उसकी नज़र काम करती ज्योति पर पड़ी। कमल बागुड़ के पास आकर गुस्से से, यूँ क्या कर रही से ज्योति तू? ज्योति काम करते हुए, लकड़ी ख़त्म हो गई है कमल, रात का खाना बनाना है इसलिए लकड़ियाँ फाड़ रही हूँ। कमल, जे हालत में बाबरी हो गए से के थारे को बेरा से ना दाई के कहेगी से, तू बहुत कमज़ोर से ज्योति, थारे को आराम की ज़रूरत से और तू यूँ सब में लागी से। ज्योति लकड़ियों को अलग रखते हुए, और कौन करेगा कमल, और आराम हमारी किस्मत में नहीं है, तू ही तो कहती है। कमल, अरे पै इबते। ज्योति उसकी बात बीच में काट कर, अभी हो चाहे कभी हो, करना तो मुझे ही है कमल, और अगर अम्मा जी आ गईं और ये लकड़ियाँ नहीं कटी तो बहुत चिल्लाएंगी। कमल फड़की खोलकर अंदर आकर, ठीक से ता मैं कर देती सू, तू बैठ, थारी उस अम्मा जी के आने से पहले सारी लकड़ियाँ फाड़ दूंगी मैं। ज्योति उसकी बात बीच में काट कर, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, और जब तू गर्भवती थी तब तेरी सास ने भी तो तुझसे कितना काम करवाया था, तुझे कुछ हुआ नहीं ना? तू भी तो कितनी कमज़ोर थी, और मैंने भी तो पिछली बार काम कहाँ छोड़ा था। आज तू तो कर देगी कमल, पर कल फिर वही सब, करना तो मुझे ही है, इसलिए तू चिंता मत कर। और तूने ही कहा था ना, ऊपर वाला है, जो हमारी किस्मत में होना लिखा होगा वही होगा, तो मैंने भी अपनी किस्मत उनके ही हाथों में छोड़ दी है। ठीक है, अब तू जा और मेरी चिंता मत करना। कमल उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुरा दी और अपने घर चली गई। 2 महीने बाद ज्योति के घर उसकी सास घर के पीछे वाले आंगन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। संतोष भी अभी अभी घर आया था और अपनी माँ के पास ही चला आया। संतोष, क्या होया थारे को अम्मा, चाकरी क्यों बनी सी? सास, थारे को कुछ कहा था कल, उका के होया? संतोष धीरे से उसके कान के पास जाकर, बात होगी से शेर के अस्पताल में, परसों बुलाया से ज्योति के साथ। सास, और जेबी के दिया ना कि इब छोरी हुई तो उसने बात अधूरी छोड़ दी। संतोष, तू चिंता ना कर, सब अच्छे से समझा दिया से। उसकी बात सुन सास के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आ गई, जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में बंद हो और वो जैसे चाहे लोगों को अपनी उंगली पर नचा सकती है। 2 दिन बाद सुबह सुबह ज्योति की सास ने उसे तैयार होने को कहा और ये भी कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं ज्योति का चेकअप करवाने। ज्योति सब जानती थी कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, पर उसने सब कुछ अपने हालातों और किस्मत पर छोड़ दिया। वो कमरे में आई और तैयार होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। ज्योति, हे भगवान, आज मेरे बच्चे की ज़िंदगी तेरे हाथों में है। जानती हूँ तू जो करेगा सही ही करेगा, पर फिर भी एक अजीब सा डर लग रहा है। आंखों में आंसू लिए, मैं इसे नहीं खोना चाहती किसी भी कीमत पर। अब तू ही एक सहारा है जो मेरी मदद कर सकता है। कृपा कर भगवान, कृपा कर और बचा ले मेरे बच्चे को। सास बाहर से आवाज़ देती हुई, ज्योति कितरेगी से, जल्दी आ। ज्योति अपनी आंसू पोंछ, आई अम्मा जी। थोड़ी ही देर में ज्योति बाहर आ गई और उसकी सास और पति के साथ शहर के लिए निकल गई। शहर गांव से कुछ 1 घंटे की दूरी पर था। वो लोग शहर जाने वाले मेन रोड तक गांव की बैलगाड़ी से गए और फिर रोड से बस लेकर शहर। हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल पहुंच वह तीनों अंदर गए। संतोष ने पहले ही सब बात कर रखी थी हॉस्पिटल में उसके एक दोस्त के जरिए। उसका दोस्त भी उन्हें अंदर ही मिल गया था। ज्योति को डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने उसे एक नर्स के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड उस वक्त नया नया ही छोटे शहरों में आया था, वरना पिछली बार तो एक लड़की को दुनिया में आने के चंद मिनट बाद ही मार दिया गया था, और दूसरी दाई के शक पर कि वो बच्चा लड़की है उसे कोख में ही मार दिया गया।
अल्ट्रासाउंड के लिए ज्योति अंदर तो चली गई, पर अब उसकी घबराहट और डर चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान वो हाथ जोड़कर उस स्क्रीन को देखती रही और मन में बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि बच्चा लड़का ही हो। पर आखिर में उसकी सारी प्रार्थना विफल रही और वही हुआ जिसका डर था। उसकी कोख में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की थी। ये सुन तो जैसे उसकी सांसें ही अटक गई। उसके दिमाग में 1 साल पहले हुई घटना याद आ गई। कैसे उसकी बच्ची को उसके अंदर ही मार दिया गया था। वो डर के मारे कांपने लगी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग गया। नर्स के साथ एक लेडी डॉक्टर भी वहीं मौजूद थी। क्योंकि लिंग का पता करना उस वक्त गैर कानूनी नहीं था, इसलिए ये सब धड़ल्ले से खुलेआम चलता था। वो डॉक्टर रिपोर्ट तैयार कर रही थी और ज्योति को उसने बाहर जाने को कह दिया था, पर जैसे ज्योति ने तो कुछ सुना ही नहीं था। वो अब भी बैठे हुए पत्थर सी आंखें लेकर बस ज़मीन को घूरे जा रही थी। कितनी अजीब बात थी ना, जब किसी औरत या उसके परिवार को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती है। वहीं अगर उसके घर बेटी हो तो माँ सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बेटियों को माँ की ही तो परछाई कहा जाता है। पर ज्योति उसके लिए तो ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये कह पाना बहुत मुश्किल था। लेडी डॉक्टर जैसे ही रिपोर्ट लेकर बाहर निकलने लगी, ज्योति ने आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। लेडी डॉक्टर हैरानी से, अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? ज्योति रोते हुए, मैडम मेरी मदद कर दो, ये कागज़ मेरे घर वालों को मत बताना। हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, ये सब मेरी सास और पति को मत बताना। डॉक्टर ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपके पति आपको लेकर इसीलिए आए थे कि ताकि वो ये पता कर सके कि ये बच्चा लड़का है या लड़की, तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। ज्योति अगर आपने उन्हें बता दिया तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे, वो ये दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। डॉक्टर देखो, अभी मैंने अगर झूठ बोल भी दिया तो भी कल जब ये इस दुनिया में आएगी तब उन लोगों को पता चल ही जाएगा, तब कैसे छुपाओगी? देखो कोई मतलब नहीं है उन लोगों से छुपाने का, बेहतर है अभी पता चल जाए। ज्योति डरती हुई, नहीं नहीं नहीं, वो इसे तुरंत मरवा देंगे। मैं पहले ही अपनी 2 बच्चियों को खो चुकी हूँ, अब इसको नहीं खोना चाहती। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, उनसे कुछ मत कहिए। डॉक्टर हैरानी से, तो तुम लोग पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते इसकी? ज्योति अनपढ़ लोग हैं मैडम, कोई कुछ नहीं जानता और घर से निकलेंगे तब तो जाकर शिकायत करेंगे। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ, बस आप ही हैं जो इस बच्ची को बचा सकती हैं अभी, वरना वो लोग मार देंगे इसे। डॉक्टर उसे खड़ा कर, पर ये रिपोर्ट मुझे बड़े डॉक्टर को देना है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ज्योति ऐसा मत बोलो मैडम, आप भी एक लड़की हो, कल को आपके घर भी अगर बेटी हुई तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा होने दोगे? मैं पहले गलती कर चुकी हूँ पर इस बार नहीं करना चाहती, मेरी मदद कर दीजिए। बाद में इसके दुनिया में आते ही मैं उन्हें मना लूँगी, मैं अपनी बच्ची को मेरे मायके भेज दूँगी, पर अगर अभी उन्हें पता चल गया तो वो इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगी। कृपया कर मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए बस। डॉक्टर कुछ सोचकर, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक बात कहूँ, जो लोग पहले भी तुम्हारी एक बच्ची को दुनिया में आते ही मार चुके हैं वो इस बच्ची को जिंदा छोड़ने के लिए मान जाएंगे? ज्योति उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो भी जानती थी कि ये नामुमकिन सा ही है, पर इस बार वो कोशिश जरूर करेगी। पिछली बार डर के मारे कुछ कह नहीं पाई थी, पर इस बार वो चुप नहीं रहेगी। कमरे से जाते वक्त लेडी डॉक्टर ने ज्योति को एक छोटे से पर्ची पर कुछ लिख कर दिया। ज्योति ये। डॉक्टर देखो ज्योति, मैं फिर कह रही हूँ कि ये लोग कभी नहीं मानेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बात अपने घर वालों को बता दो। वो बच्ची इस दुनिया में आकर अपनी जान गंवाए, इससे अच्छा है कि वो इस दुनिया में आए ही ना। पर फिर भी ये तुम्हारी मर्जी है, ये मेरे घर का पता है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक घर आ जाना। अब जब हिम्मत कर ही ली है इसे इस दुनिया में लाने का तो आगे बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है, कभी काम आए। ज्योति सर झुकाकर, जी। डॉक्टर ने उसके कहने के मुताबिक झूठी रिपोर्ट तैयार की और बाहर बड़े डॉक्टर से जाकर कह दिया कि ज्योति के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है।
जब ये बात उसकी सास को पता चली तो उन्होंने तुरंत आकर ज्योति की सबसे पहले नज़र उतारी और फिर दोनों ज्योति को लेकर घर आ गए। घर पहुंचते ही सास ने आस पड़ोस में सबको ये बता दी कि ज्योति लड़के को जन्म देने वाली है। कुछ ही वक्त में कमल को भी पता चल गया, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद थी कि अब ज्योति के जीवन में खुशी आए या ना आए, पर दुखों की मात्रा कम जरूर होगी। पर सच सिर्फ ज्योति जानती थी, जिसने फैसला तो कर लिया था अपनी बेटी को जन्म देने का, पर एक डर भी था कि अगर ये लोग ना माने तो। पर आज उसके मन में अपनी बेटी को लेकर उसका प्यार उसके डर पर भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और आखिर वो समय भी आ गया जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। इन 6 महीनों के दौरान ज्योति को घर से निकलने की सख्त मनाही हो गई थी। इस वजह से वो न कमल से मिल पाई और न उसे कुछ बता पाई। कमल ने भी इस बीच उससे मिलने की कोशिश नहीं की, उसकी सास की वजह से, क्योंकि जाती वो और सुनना ज्योति को पड़ता। एक रात ज्योति को पेट में दर्द शुरू हो गया। रात भर दर्द से तड़पती रही, पर उसकी सास और संतोष दोनों ही घोड़े बेचकर सोते रहे। सुबह होते ही जब उन्हें ज्योति के दर्द के बारे में पता चला तो वो तुरंत उसे अस्पताल ले गए और हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे बाद ज्योति ने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। क्या ज्योति अपनी बेटी को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। थैंक यू।